नमस्कार। आज हम दिव्यांगजनों के अधिकार और उनके लिए सहूलियत क्या है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हमारे कानून का एक नियम है, एक डिक्टम है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने कानून नहीं फॉलो किया तो उल्लंघन किया। ये क्षमा के पात्र नहीं है। ये डिक्टम है जिसको समझ के चलना पड़ेगा। और दूसरा जो कानून का जो डिक्टम है, जो विशेष जो इसका एक सिस्टम है कि ये जो कानून है सभी व्यक्ति को एक ही फोर्स के साथ लागू पड़ता है। कोई बड़ा नहीं है, छोटा नहीं है, कोई क्षमा के पात्र नहीं है, सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है। और तीसरा डिक्टम जो है कि जैसे मैंने बताया कि कानून की नजर के सामने हर एक व्यक्ति को समानता से देखा जाता है, हर एक व्यक्ति को एक ही तराजू में तोला जाता है। इसलिए सभी को कानून की जानकारी होना अनिवार्य है। हम लोग थोड़ा कानून से क्या हासिल कर सकते हैं, थोड़ा सकारात्मक रूप से शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने भाविना पटेल है, जिसको कानून के तहत काफी सहूलत मिली। उसको एक समावेशी शिक्षा मिली, उसको आईटीआई में प्रवेश मिला, कोर्स करने का अवसर मिला। उसके बाद देश के नए कानून के तहत उसको पैरालंपिक में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। मुझे बताते हुए गर्व होती है कि उसने उस सभी सहूलतों का लाभ लेकर आज वो विश्व की एक नामचीन प्लेयर है। उसको टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल मिला, जो किसी भी व्हील चेयर बाउंड महिला को शायद पहली बार सिल्वर मेडल मिला था। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम में उसे गोल्ड मेडल मिला। और आपको जान के खुशी होगी कि लगभग 5 करोड़ का कैश अवार्ड वो प्राप्त कर चुकी है। क्योंकि उसके जो अधिकार थे, जो आपको हर एक व्यक्ति को समझाने पड़ेंगे कि उसको शिक्षा का अधिकार था, इसलिए उसको स्कूल में प्रवेश मिला। उसको आईटीआई में कंप्यूटर ट्रेनिंग में प्रवेश का अधिकार था, उसको प्रवेश मिला। उसको जीवन में टेबल टेनिस खेलने का, प्रैक्टिस करने का एंटरटेनमेंट अधिकार था, इसलिए वो टेबल टेनिस आप खेल सकी। उसको रोजगार का, नौकरी का अधिकार था। मुझे कहते हुए हर्ष होता है कि वो आजकल वो ईएसआईएस में नौकरी कर रही है, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है। और उसको मैरिज का अधिकार था, वो मैरिड है और एक अच्छा उसका परिवार का अपना जीवन बिता रही है और उसके अपना परिवार है। और उसको वो सभी सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं जो किसी और व्यक्ति को मिलते हैं। इसके अलावा जो हमारे राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट है, उसके विशिष्ट अधिकार हैं, वो भी मिले हुए हैं। और उसकी जो एंटाइटलमेंट है, जो उसकी सहूलतें हैं, फ्री एजुकेशन हमारे देश में फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन का कानून है। तो हर एक दिव्यांग को प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क मिले, ये हमारे देश का कानून है। और इनको किसी भी फीस पेमेंट करने से भी एक्सेप्शन है, क्योंकि खर्च सरकार उठाती है। आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत ये शिक्षा निःशुल्क है। और जो भी दिव्यांगजन की शिक्षा का खर्च है वो राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार उठाती है। उनको कंसेशनल ट्रैवल करने का अधिकार है। खेल महाकुंभ जिसकी शुरुआत गुजरात से हुई थी, आज पूरे देश में इसको शुरू किया गया है। उनको विशिष्ट खेल महाकुंभ में पार्टिसिपेट करने का, भाग लेने का जो एक उनका जो सहूलत है, उसका लाभ ले सकते हैं। उसका स्पोर्ट्स कोटा में बहुत बड़ी बात है, आपको जान के खुशी होगी, काफी राज्यों ने जो स्पोर्ट्स का नौकरी में कोटा होता है उसमें भी दिव्यांगजन को स्वीकार किया है। यही कारण है कि आज सोनल को, भावीना को और हमारे काफी अच्छे जो रमतवीर हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स में अच्छा कार्य किया था, उनको नौकरी मिलना उस कोटे में शुरू हो गई है। इसके अलावा जो कैश अवार्ड किसी और व्यक्ति को मिलता है स्पोर्ट्स में मेडल लाने से, वैसा ही कैश अवार्ड दिव्यांगजन को भी मिल रहा है। यही कारण है कि मैं रिपीट करना चाहूंगा कि सोनल को 5 करोड़ रुपया कैश अवार्ड मिल चुका है। और उसको, जैसे आप जानते हैं कि दिव्यांगजनों के लिए घर प्राप्त करने में भी आरक्षण है, इसका लाभ काफी लोगों ने लिया है। कितनी खुशी होती है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी वो रमतवीर जो दिव्यांग थे, जो टोक्यो पैरालंपिक में मेडल प्राप्त करके आए थे, उनका बहुमान किया, कैश अवार्ड दिया, उनके साथ हाथ मिलाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं मानता हूं कि कानून का जो हाथ है वो काफी स्ट्रांग है। यदि उसके तहत हम हमारे दिव्यांगजन को लाभ देंगे तो किसी मंजिल तक वो पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे आपको बताना चाहिए कि हमारे देश में
6 कानून हैं जो विशेषकर दिव्यांग जनों के लिए अथवा दिव्यांग के लाभार्थ के लिए बनाए गए हैं। सबसे बड़ा जो पेरेंट एक्ट है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, विकलांगता अधिकार विधेयक 2016, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, भारत पुनर्वास संस्थान 1993, नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, जो विशिष्ट कर ऑटिज्म, सेरेब्रल पॉलिसी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए है, उसको हमारे देश में लागू किया गया है। और अभी नया कानून जो मेंटल एक्ट 2009 था, उसको नया रूप दिया गया, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। जो मानसिक रोगी हैं, जो साइकेट्रिक डिसेबिलिटी है, उनके लिए विशिष्ट कानून है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। और सबसे अहम जो राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो बच्चों के लिए है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है। हमारे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में 2011 से दिव्यांग जन को भी जोड़ा गया है। उसका भावार्थ ये है कि जो शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य किसी और व्यक्ति को मिल रही है, वो शिक्षा दिव्यांग जन को भी उपलब्ध है। उसको कैसे अमल में लाया जाए वो आप पर डिपेंड करता है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये पॉलिसी है, ये नीति है, उसमें भी चैप्टर 6 में और पूरी पॉलिसी में प्राथमिक शिक्षा से लेकर प्री प्राइमरी से लेकर कॉलेज के दिव्यांग जनों के लिए क्या सहूलियत देनी पड़ेगी, उनके क्या अधिकार हैं, सरकार को क्या करना पड़ेगा, पूरा प्रावधान किया गया है। जैसे आप जानते हैं, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे विश्व ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, संयुक्त राष्ट्र संघ विकलांगता अधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया है 2007 में, जिसको हमारे कंट्री ने भी अनुमोदन किया है। और उसी कानून के तहत, उसी घोषणा पत्र के तहत हमारे देश का जो नया कानून है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, उसको स्वीकार किया गया और अमल में लाया गया है। और हमारे सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में इतने सब कानून हैं। यदि सब कानूनों को समझा जाए, उसकी बारीकियों को जाना जाए, तो हम लोग हमारे दिव्यांग जन को और जीवन के हर एक पहलू में काफी सपोर्ट दे सकते हैं। और मुझे खुशी है कि ये सभी एक्ट पार्लियामेंट ने स्वीकार किए हैं। और खाली कहना चाहूंगा कि जब कानून की शुरुआत हुई, कानून से पहले जब देश आजाद हुआ, हमारे जो दिव्यांगता का कार्य है वो एक चैरिटी थी, एक अनुकंपा थी, एक नोबल कार्य था। लेकिन धीरे धीरे जैसे विकलांगजनों को शिक्षा मिला, वो आगे आए, तो इसको माना गया कि ये एक विकास का कार्य है। लेकिन उससे भी कार्य आगे नहीं बढ़ा। हम लोग उसके बाद इसको, उनकी जो हमारा 1995 का कानून था, कि उनका संकलन हो, उनको भागीदारी मिले, उनके अधिकारों का रक्षण हो, इसको हमने स्वीकार किया। लेकिन उससे भी आगे जाना पड़ा कि हम लोग अभी सम्मिलित समावेशी विकास की ओर जा रहे हैं। और जो दिव्यांग जन है, ये सभी जो सहूलियतें हैं, ये मैटर ऑफ राइट है, उनका एक अधिकार है। और उनको एक इंक्लूसिव समाज में हर तरह से विकास हो, इसलिए हमारे देश की जो नई विचारधारा है, ये मैटर ऑफ राइट है। और मुझे विश्वास है धीरे धीरे जो विकलांगता अधिकार है वो मानव अधिकार की ओर बढ़ रहा है। उसको हम लोग मानव अधिकार मान के चलेंगे, ताकि उसको सब वो सहूलियत मिल सके जो किसी और को मिलती है। अब मैं हमारा जो मुख्य कानून है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, विकलांगता अधिकार विधेयक 2016, जो में एक वरदान है हमारे दिव्यांग जन के लिए, उसके थोड़े हाइलाइट्स बताना चाहूंगा। और आप ये सभी हाइलाइट्स आपको अलग अलग लेसन्स में अलग अलग जगह पढ़ाए जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक संक्षिप्त रूप से पूरे कानून का जो एक निचोड़ है आपके सामने ला रहा हूँ। कि हमारे कानून ने 21 विकलांगताओं को स्वीकार किया है। एक और लेक्चर में आपको 21 विकलांगताओं के बारे में बताया जाएगा। ये विकलांगताएं कैसी हैं, उसकी क्या परिभाषा है। हमारे मंत्रालय ने, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन डिसेबिलिटी एक्ट ने नोटिफिकेशन बाहर दिया है कि ये विकलांगता को कैसे डिफाइन किया गया है, कैसे इसको मेजर किया जाता है, कैसे सर्टिफिकेट दिया जाता है। और ये पूरी डिटेल डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और एक बड़ी डेवलपमेंट, कि हमारा जो पहला कानून था उसमें जो एकम की परिभाषा थी, जिन सभी एकम को एस्टैब्लिशमेंट को कानून लागू पड़ता है, उसमें प्राइवेट सेक्टर को बाहर रखा गया था। लेकिन काफी संघर्ष के बाद हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट एकम की परिभाषा है, उसमें निजी क्षेत्र को भी जोड़ा गया है। ये बहुत बड़ी सिद्धि है। केवल रोजगार को छोड़कर लगभग और सभी प्रावधान प्राइवेट सेक्टर को भी लागू पड़ते हैं, उसको भी इस दायरे में लाया गया है। भले वो शिक्षा हो, तालीम हो, अथवा विकास हो, अथवा दूसरी सहूलियत है, उसमें सबको प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ा गया है।
और एक बात आपके लिए बहुत ही उम्दा है कि बहुत ही सरल परिभाषा हमारे कानून में ली गई है, पब्लिक प्लेसेस, कि लोग जन के कौन से जगह, किस पब्लिक प्लेस की क्या परिभाषा है। हमारे कानून ने बहुत ही सिंपल परिभाषा दी है, वो सभी जगह जहाँ पर पब्लिक जाती है अथवा पब्लिक जा सकती है, तो उसको पब्लिक प्लेस माना जाएगा। इसमें कोई उसका कौन मालिक है, वो गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है, कोऑपरेटिव का है, कॉर्पोरेट का है, धार्मिक संस्था का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि जो जगह जहाँ पर पब्लिक को जाने का अधिकार है अथवा जिसके द्वार पब्लिक के लिए खुले हैं, उन सभी भवनों को, उन सभी जगहों को, उन सभी प्लेसेस को हम लोग पब्लिक प्लेस मानेंगे। और ये इसलिए जो हमारे एक्सेसिबिलिटी के नियम है, हमारे जो वहां तक कैसे एक्सेसिबल बनाया जाए, ये सभी उसको भी लागू पड़ेंगे। और बड़ी डिबेट हुई कानून बनाते हुए कि क्या हर एक दिव्यांग में कानूनी क्षमता है। पहले ऐसा कानून था कि कुछ एग्रीमेंट, डॉक्यूमेंट दिव्यांग जन, खासकर मेंटली चैलेंज व्यक्ति साइन नहीं कर सकते हैं, मेंटली इल साइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी कानून ने उस विचार को बदला है कि हर एक व्यक्ति में एक कानूनी क्षमता है। आप ये नहीं कह सकते कि क्षमता नहीं है। क्षमता का प्रमाण कम हो सकता है, एक सामान्य व्यक्ति से दिव्यांग व्यक्ति में शायद क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हर एक में कानूनी क्षमता है। कानून इसको स्वीकार किया है, इसको हम लोग को मान के चलना पड़ेगा कि हम लोग ये नहीं कह सकते कि इस करने के काबिल नहीं है। कुछ और कारण हो सकते हैं, वो मदद मांग सकते हैं, किसकी सहायता ले सकते हैं, लेकिन ये कहना कि उसमें कानूनी क्षमता नहीं है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता है, इसको कानून ने स्वीकार नहीं किया है। और कानून ने जो लीगल कैपेसिटी है हर एक व्यक्ति में, उसको स्वीकार किया है। और बड़ी अहम बात, खासकर हमारे आप सभी जो नेत्रहीन और हियरिंग इम्पेयर्ड के साथ कार्य करते हैं, इसने एक बहुत बड़ा और चेंज आया हमारे कानून में कि ब्रेल, जो ब्रेल नेत्रहीनों के लिए जो लिखने और पढ़ने का माध्यम है, स्पर्श का माध्यम है, उसको, साइन लैंग्वेज को और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन को, टोटल कम्युनिकेशन को, ऑगमेंटेड कम्युनिकेशन को, जो इस संचार के माध्यम है, भले आप फेशियल एक्सप्रेशन से करें, आप साइन से करें, आप उसको लिख कर करें, इन सभी माध्यम को कम्युनिकेशन की परिभाषा में लिया गया है। इनको सभी को, ये कम्युनिकेशन के टूल हैं, इनको स्वीकार किया गया है। और यही कारण है कि आज हमारे देश में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइन लैंग्वेज डेवलपमेंट बनाया गया है। हमारे देश में ब्रेल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया है, ताकि कानून ने ये निर्देश दिया है कि सभी विचारों के कम्युनिकेशन के माध्यम है, इनको डेवलप करना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात, और ये बहुत ही अहम बात है, मैं चाहूंगा कि इसको आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए। हमारे जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसने स्कूल की परिभाषा दी है, बहुत सिंपल परिभाषा दी है। कोई भी ऐसा स्कूल जो किसी भी स्टेट एक्ट के तहत जिसका पंजीकृत किया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन किया गया है, उन सभी शिक्षण संस्थाओं को जिनका पंजीकृत किया गया एज ए स्कूल, उनको इस कानून के तहत स्कूल माना जाएगा। इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, इसका असर क्या होता है? भले स्कूल एक प्राइवेट संस्था चलाती है, एक कॉर्पोरेट चलाता है, एक कोऑपरेटिव चलाती है, गवर्नमेंट चलाती है, अथवा जो प्रोजेक्ट में चलाते हैं, जो को वो कौन चलाता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यदि स्कूल ने पंजीकृत कराया है, तो हमारे कानून में स्कूल की परिभाषा में आ जाएगा, और उस सभी स्कूल में दिव्यांग को प्रवेश देना अनिवार्य है। और मैं इंटरेस्टिंग बात कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जब तक पंजीकरण नहीं किया जाए, कोई स्कूल बन ही नहीं सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी स्कूल जो स्कूल के रूप में चल रहे हैं, वो पंजीकृत होंगे, इसके बिना वो नहीं चल सकते हैं। इसके लिए सभी स्कूलों को हमारे इस कानून के दायरे में लाया गया है, ताकि कोई स्कूल ये ना कह सके कि मेरा रजिस्ट्रेशन अलग है, मेरा सिस्टम अलग है, मैं प्रवेश नहीं दूंगा। तो कानून ने बिल्कुल एक समतल ग्राउंड पर लाकर खड़ा कर दिया है कि देश के सभी स्कूल, वो कौन चलाता है उसके इर्रेस्पेक्टिव, स्कूल को स्कूल की परिभाषा में लिया गया है। इसमें दिव्यांग को राइट टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन अधिकार मिल जाता है। पूरा कानून है राइट टू एजुकेशन 2009, उसके तहत फ्री एजुकेशन, याद रखिएगा ये खर्चा सरकार उठाती है, मैनेजमेंट को सरकार पे करती है। इसको आप समझिए और आप इसको अमल में लाइए। और जैसे मैंने बताया कि हर एक स्कूल में प्रवेश देना अनिवार्य है, उसमें कोई भी छूट छाट नहीं है। हर एक विकलांग को प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन प्रवेश देना अनिवार्य है, ये कानून का प्रावधान है। और इसके अलावा जो हमारे कानून सभी नियम हैं जो बनाए गए हैं,
उनको इफेक्टिव रूप से लाने के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशल कोड बनाई जाएगी। गुजरात में जो कोड नंबर 2 होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, उसको स्पेशल कोड डेजिग्नेट किया गया है। मैं मानता हूँ काफ़ी राज्यों ने इस दिशा में अच्छा कार्य किया है, नहीं किया है, तो आप कह सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में दिव्यांग के लिए एक स्पेशल कोड बनाना कानून का प्रावधान है, इसलिए मैंडेटरी है। इसमें आप एडवोकेसी कर सकते हैं, वहाँ कोड एस्टेब्लिश करने में सरकार को प्रेरित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। और ताकि दिव्यांग जनों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज़्यादा काम हो सके, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी बनाई जाएगी और इस कमेटी में जो संस्थाएं दिव्यांग के लिए कार्य कर रही हैं, जो दिव्यांग जन हैं, दिव्यांग के जो पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, और जो उनके और जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, सोशल जस्टिस ऑफिसर हैं, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, अथवा शिक्षण अधिकारी हैं, उन सभी को इस कमेटी में लिया जाएगा और एक कमेटी दिव्यांग जनों के एक सामूहिक विकास के लिए कार्य करेगी, इसका प्रावधान है। और सबसे बड़ी बात कि हर एक मटेरियल जो आप शिक्षा में यूज करते हैं, तो किसी कार्य में यूज करते हैं, वो सुगम्य होना चाहिए, दिव्यांग व्यक्ति उस मटेरियल को यूज कर सके। एग्जांपल लेना चाहेंगे, यदि टेक्स्ट बुक है तो उसको ब्रेल में साइन लैंग्वेज की सपोर्ट के साथ, तो उनको डिजिटल फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में करना अनिवार्य है। हर एक मटेरियल को डिजिटल फॉर्मेट में, एक्सेसिबल फॉर्मेट में, ब्रेल में करना अनिवार्य है। इसमें कोई छूट-छाट नहीं है। इसलिए हर एक स्कूल को, यदि उनके पास दिव्यांगजन है, तो उसको जिस फॉर्मेट में बुक चाहिए, मटेरियल चाहिए, वो देना अनिवार्य है। जैसे कोर्ट का केस है, यदि जो लिटिगेंट है, जो केस लड़ रहा है, वो नेत्रहीन है, तो उसको ब्रेल में मटेरियल दिया जाएगा, ऑडियो मटेरियल दिया जाएगा। यदि वो हियरिंग इम्पेयर्ड है, तो उसके लिए साइन लैंग्वेज की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो मैटर को समझ सके। ये पूरा दायित्व उसी अथॉरिटी का है जहाँ पर ये केस चल रहा है, तो जो स्कूल में शिक्षा चल रही है। लेकिन सब मटेरियल एक्सेसिबल होना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे इस कानून ने जो क्षमता विकास है, उस पर बहुत बड़ा जोर दिया है, इसको स्वीकार किया है। यही कारण है कि हमारे देश में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ये जो नया मंत्रालय है, नई गवर्नमेंट में बनाया गया है, उसमें स्किल डेवलपमेंट काउंसिल में नेत्रहीन कार्य को स्थान दिया गया है। सेक्टर स्किल काउंसिल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी बनाया गया है और काफी स्किल डेवलपमेंट के जो कार्य है, डीडीयू जीकेवाई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना है, उसमें भी दिव्यांगजनों को जोड़ा गया है। तो जितने हमारे देश में आईटीआई है अथवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर है अथवा शॉर्ट ट्रेनिंग सेंटर है, उन सभी में दिव्यांग को जोड़ना, ये कानून का जो निर्देश है, इसको समझ के चलना पड़ेगा। और हमारा जो पूरा देश है, दिव्यांगता क्षेत्र है, हमारा पूरा फोकस इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर है, समावेशी विकास पर है। इसका भावार्थ ये है कि जो भी विकास के कार्य हैं, जो किसी नागरिक के लिए होते हैं, उन सभी कार्यों में दिव्यांग जन को जोड़ना अनिवार्य है। वो पीएम हेल्थ केयर फंड हो अथवा पीएम हाउसिंग स्कीम हो अथवा और कोई विकास का कार्य हो, एग्रीकल्चर का हो, कोई जो ग्रामीण विकास का हो, महिला विकास का हो, बाल विकास का हो, नवयुवक विकास का हो, इन सभी कार्यों में दिव्यांग व्यक्तियों को उनके आयु, उनके लिंग के अनुसार जोड़ना अनिवार्य है। जिसको हम लोग समावेशी विकास बोलते हैं। और ये बहुत बड़ी पहल है, जिससे हम लोग काफी ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग जन तक पहुंच सकेंगे। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, सब सिस्टम के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हम लोग पहले दिव्यांगता शब्द को एक लेवल में यूज करते थे, अब इसके 3 लेवल बनाए गए हैं। हमारे सबकी सहूलियत के लिए दिव्यांगता को 3 लेवल में बांटा गया। कुछ भी लेवल की विकलांगता हो, 5% हो, 10% हो, थोड़ी भी विकलांगता हो, उसको पर्सन विद डिसेबिलिटी माना जाएगा। वो जो हम दिव्यांगजन बोलते हैं, उस परिभाषा में आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति, जो 40% का मापदंड है, जहां पर हम लोग मेजर कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल लीजिए कि नेत्रहीन के केस में 3/60 जो विजुअल एक्यूटी है, देखने की क्षमता है, 3/60 अगर उससे कम हो, अथवा हेयरिंग इम्पेयर्ड में 70 डेसिबल और उससे ज्यादा हेयरिंग लॉस हो, मेंटली चैलेंज में 70 IQ अथवा लेस हो, इसको हम लोग बेंचमार्क बोलते हैं। और एक विकलांगता के लिए बेंचमार्क निर्धारित किया जा चुका है। तो जो दूसरी जो कक्षा है दिव्यांगता में, उसको हम लोग बेंचमार्क डिसेबिलिटी बोलते हैं। और लगभग जो आर्थिक लाभ है, वो केवल इसी विकलांगता को मिलेंगे। लेकिन जो बिन आर्थिक विकास लाभ है, जैसे स्कूल में प्रवेश है, विकास की यात्रा में जोड़ना है, उन सभी में
सभी व्यक्ति को जोड़ा जाएगा। और हम लोग तीसरी एक कक्षा लेके आए हैं, पर्सन विद हाई सपोर्ट नीड। ऐसे व्यक्ति कि जो बेड रिडन है, जो अपने आप से कार्य नहीं कर सकते हैं, उनकी विकलांगता की तीव्रता के कारण अथवा विकलांगता के प्रकार के कारण वो काफी ज्यादा स्थिति में विकलांग है, तो उसको हम लोग हाई सपोर्ट नीड बोलते हैं। इसके लिए थोड़ा टेक्निकल है, हर एक राज्य में एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी व्यक्ति के लेवल ऑफ डिसेबिलिटी, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी सबको स्टडी करने के बाद एक सर्टिफिकेट देगी कि ये व्यक्ति हाई सपोर्ट नीड है, हम लोग HSN बोलते हैं। और इस व्यक्ति के लिए, अब आप ध्यान से सुनिएगा, केयर गिवर की सहूलियत देना भी अनिवार्य है। जैसे विदेशों में, खासकर USA, UK, जर्मनी में हर एक व्यक्ति की जो जिसको आवश्यकता हो, सरकार केयर गिवर की सहूलियत देती है। हमारे देश में ये प्रावधान बहुत ज्यादा नहीं किया गया है, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि ये कानून का प्रावधान है कि जो लोग अपने आप से अपना जीवन बिता नहीं सकते हैं, उनको किसी की मदद की आवश्यकता है, उनको हाई सपोर्ट नीड की कैटेगरी में केयर गिवर को देना भी अनिवार्य होगा। इस कानून को मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए राज्य कक्षा पर, राष्ट्रीय कक्षा पर एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। एक कमेटी बन चुकी है, वो कमेटी को इस कानून को मॉनिटर करने का और उसको आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। और एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी जो संकलन करेगी इस सभी कार्य का। और सबसे बड़ी बात, एक्सेसिबिलिटी, जो सुगम्य अभियान है, इसके लिए 2 अभिगम है, भारत सुगम्य अभियान और एक VOSP, वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल का वेबसाइट है VOSP, और सुगम्य भारत अभियान, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। ये दोनों वेबसाइट पर आपको काफी जानकारी मिलेगी। ये बहुत ही एक साहसिक कदम है कि हर एक बिल्डिंग की, जो पब्लिक बिल्डिंग है, उसको दिव्यांग जनों के लिए सुगम्य बनाना अनिवार्य है। इसके लिए 5 साल का समय दिया गया था, और 5 साल में सभी बिल्डिंग जो बन चुकी हैं, उनको जितना जहां तक संभव हो रेट्रोफिटिंग के द्वारा एक्सेसिबल किया जाएगा। लेकिन नई बिल्डिंग जो अब से बनेगी, उन सभी में सुगम्यता के जो मापदंड है, मापदंड बन चुके हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल है। लेकिन इसको अमल करने के लिए हम सभी को, आप सभी को संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन एक्सेसिबिलिटी मैंडेटरी है, हम बाद में इसको देखेंगे। हर एक दिव्यांग को सिविल, समाज, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त है। ये कानून के तहत है, हमारे संविधान के तहत है, लेकिन इसको यहाँ ज्यादा जोर दिया गया है। फ्रेंड्स, अभी आपको याद रखना है, जो हमारा फार्मूला है 545। सबसे पहले जो उच्च शिक्षा है, जो 12वीं कक्षा के बाद, उसमें ITI भी आ जाता है, पॉलिटेक्निक भी आ जाता है, इंजीनियरिंग भी आ जाता है, जितने भी हायर एजुकेशन की परिभाषा में आते हुए कॉलेज, इनको कॉलेज की शिक्षा बोलते हैं, उन सभी में दिव्यांग जनों के लिए 5% आरक्षण दिया गया है। ये पहले 3% था 1995 के कानून से, इसको 5% किया गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा, इस देश की कोई भी शिक्षण संस्था ऐसे नहीं हो सकती कि जो सरकार से ग्रांट ले रही हो, अथवा सरकार चला रही हो, अथवा सरकार से लाभ ले रही हो, और उसने आरक्षण नहीं किया हो। ये मैंडेटरी है, भले वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हो, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो, अथवा हाई एम्पावर्ड इंस्टीट्यूट हो, नेशनल इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट हो। सभी शिक्षण संस्थाएं जो सरकार चलाती है, अथवा जो संस्थाएं सरकार से अनुदान लेती है, अथवा जो सरकार से दूसरा कोई लाभ लेती है, उन सभी संस्थाओं को, दिव्यांग जनों को 5% आरक्षण देना अनिवार्य है। और ये एक ऐसा कानून है कि जो काफी हद तक अमल में आ चुका है। आज हजारों की संख्या में हमारे दिव्यांग भाई बहनों को उच्च शिक्षा में प्रवेश मिल रहा है, वो लॉ यूनिवर्सिटी हो, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट हो, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हो, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो, BSc हो, BA हो, कोई भी कोर्स हो, डॉक्टरेट हो, पोस्ट डॉक्टरेट हो, सभी में 5% आरक्षण अनिवार्य है। और ये बहुत बड़ा वरदान है, जिसको समझना। और दूसरा जो 545 का जो फार्मूला है, रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में 4% आरक्षण है। पहले ये 3% था 1995 के एक्ट में, इसको 4% किया गया है। मुझे कहते हैं वो गर्व होता है। इसमें रेलवे, बैंक और PSU, भारत सरकार के एकम इसको बिल्कुल ईमानदारी से, अच्छी तरह से अमल में ला रहे हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट पर थोड़ा अभी भी संघर्ष करना बाकी है। तो स्टेट गवर्नमेंट लेवल पर नौकरियां कम होती है, आउटसोर्सिंग ज्यादा हो गया है। लेकिन ये बहुत बड़ा वरदान है कि जो नौकरी ए से लेकर D लेवल तक, कोई भी लेवल हो, वो UPSC का एग्जाम हो, अथवा स्केल 3 में हो, ग्रेड 3 में हो, 2 में हो, 1 में हो, सभी में
4% आरक्षण यही कारण है कि आज हमारे काफी नेत्रहीन भाई बहन आईएएस की परीक्षा पास कर रहे हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस की परीक्षा पास कर रहे हैं, आज एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं, आज इंजीनियर बन रहे हैं, आज आईटीआई में जा रहे हैं। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल सकता है यदि आप इसको समझकर उनको प्रेरित करें, उनको इनेबल करें, मोटिवेट करें कि आरक्षण उनके लिए और मिलना अनिवार्य है। और मैं जो हर बार हर जगह प्रमोट करता हूँ, जो 5-4-5 का जो तीसरा 5 है, वो बहुत ही साहसिक है। मैं मानता हूँ कि भारत शायद एक ही देश है जहाँ पर हर एक विकास के कार्य में, जैसे मैंने पहले बताया कि वो महिला विकास हो, बाल विकास हो, ग्रामीण विकास हो, हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, गवर्नमेंट हाउसिंग हो, अथवा कोई भी जो विकास की यात्रा में जो भी कार्यक्रम है, गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम हो, उन सभी स्वास्थ्य का कार्यक्रम हो, उन सभी कार्यों में दिव्यांग जनों के लिए 5% आरक्षण है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जो ग्रामीण विस्तार से आते हैं, उनको ये खास समझना पड़ेगा कि हमारे ग्रामीण विकास की यात्रा में जितने भी कार्यक्रम हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप हो अथवा कोई भी कार्य हो, एमजी नरेगा हो, उसमें 5% दिव्यांग को लेना अनिवार्य है। इसमें भी काफी प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन बहुत प्रोग्रेस होना बाकी है। हम सबको मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे हमने पहले बताया कि हर एक व्यक्ति को वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में, वो साइन लैंग्वेज हो, ब्रेल हो, उसमें मटेरियल देना अनिवार्य है। और शिक्षा को प्रेरित करने के लिए हर एक दिव्यांग को उसको जो शिक्षा में स्कॉलरशिप मिले, छात्रवृत्ति मिले, ये इसका प्रावधान किया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी की स्कीम भी है, जिसको राज्य सरकारें अमल करती है। वो 5 साल के लिए होती है, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने उस स्कीम को अपने आप से भी अमल किया है। लेकिन एक कानून का प्रावधान है, हर एक व्यक्ति जो पढ़ना चाहता है, पढ़ रहा है, यदि उसको छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति चाहिए तो उसको मिलनी चाहिए, इसका प्रावधान किया गया है। और जैसे मैंने बताया कि जो हाई सपोर्ट नीड है, जिनके इस कैटेगरी में आते हैं, उनको केयर गिवर की सेवा देना कानून के तहत अनिवार्य है। और स्वास्थ्य, ये तो विकलांगता विकास की पहला चरण है। जब तक हम लोग उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं देंगे, उनके लिए प्रॉपर असेसमेंट नहीं करेंगे, इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, अर्ली इंटरवेंशन नहीं करेंगे, हमारा कोई कार्य पूरा नहीं हो सकता है। हमारे देश में दिव्यांग के लिए हेल्थ केयर कंप्लीटली फ्री हो अथवा अफोर्डेबल हो, इसका प्रावधान किया गया है। और वो लोग को जो ज्यादा खर्चा आता है जीवन निर्वाह करने में, उसको पहुंचने के लिए उनकी ट्रैवल में उनको कंसेशन दिया जाए, ऐसा प्रावधान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि उनको कार्य में, उनके बिजनेस में, उनके व्यापार में, उनकी संस्थाओं को एस्टेब्लिश करने में यदि जमीन की अवस्था है, जमीन लैंड की अवस्था है, आवश्यकता है, तो सरकार को वो जमीन कंसेशनल रेट पर देनी चाहिए, उनको सस्ते भाव पर देनी चाहिए। यही कारण है कि काफी राज्यों ने इसकी शुरुआत की है, लेकिन इसके बारे में आगे जाना, मेहनत करना बहुत अनिवार्य है। गुजरात में भी काफी लोगों को लैंड मिला है, लेकिन अभी बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं तो लैंड देना थोड़ा डिफिकल्ट कार्य होता है। हमको ज्यादा इसमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, पुनः कहना चाहूंगा कि प्रत्येक स्कूल कोई चलाता है उसका कोई मतलब नहीं है। हर एक स्कूल में आरटी के अंदर, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर दिव्यांग जन को प्रवेश देना अनिवार्य है। आप दिव्यांगता के आधार पर उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, आपको प्रवेश देना ही पड़ेगा। और अभी आपने मेरी बात काफी सुन ली, थोड़ी थोड़ी अपनी स्टोरी भी देखते जाएंगे। आप देखिए दिशा, कि जो डाउन सिंड्रोम के साथ है, आपको जान के बहुत खुशी होगी। यदि मेरी बात आपको पसंद है तो आप तालियों से दिशा शर्मा का अभिवादन कर सकते हैं। वो पहली ऐसी लड़की है जिसने देश की एक ख्याति नाम प्राप्त एमएस यूनिवर्सिटी में से बीकॉम किया है। एक डाउन सिंड्रोम पहली अटेम्प्ट में बीकॉम करे, मैं मानता हूँ हमारे लिए गौरव की बात है। दिशा ने भी सभी एंटाइटलमेंट को स्वीकार किया, आगे बढ़ी। हमको गर्व होता है कि उसने गुजरात में, कई लोग जब मैं बात करता हूँ तो मानने को तैयार नहीं होते हैं कि बीकॉम कैसे करेगी, बीए कर सकती है, कुछ और कोर्स कर सकती है। लेकिन इसके लिए मैं आपको उसकी मार्कशीट दिखा रहा हूँ। मार्कशीट बहुत ही प्रेरित है कि उसने पहली अटेम्प्ट में बीकॉम किया है, और ये सबके लिए गर्व की बात है। मतलब कि आकाश हमारा अंतिम पड़ाव है। हम लोग मेहनत करेंगे तो कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, दिमाग को कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। फ्रेंड्स, कहना चाहूंगा कि अभी तक क्या कार्य हुआ है हमारे देश ने, मुझे बहुत गर्व होता है कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ने जो एक प्रावधान है कि रिजर्वेशन उसी पोस्ट में होगा जो एक विशिष्ट प्रकार की विकलांगता के लिए चयन किया गया है।
आइडेंटिफाई किया गया। इसके लिए लिस्ट बनाना जरूरी है। भारत सरकार ने कानून को पास होने के चंद महीनों के अंदर इस लिस्ट को पब्लिश कर दिया है, गजट पे अवेलेबल है। आप www.disabilityaffairs.nic.in पर जाकर ये लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और काफी राज्यों को ये प्रावधान दिया गया है कि जब तक आप अपनी लिस्ट नहीं बनाते हैं तब तक इस लिस्ट को समकक्ष करके उसके जो पोस्ट है उसको चेंज करके आपको स्वीकार करना पड़ेगा। और लगभग हर एक राज्य में ऐसी कमेटी बनाई गई है कि जो हर एक उसकी आवश्यकता के अनुसार पोस्ट आइडेंटिफाई करती है। सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बन चुकी है और मुझे भी उस कमेटी का मेंबर बनने का अवसर मिला है। हमारे देश में 2015 से माननीय प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर सुगम्य भारत अभियान को लॉन्च किया जा चुका है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने काफी काफी मुद्दों पर, जो मुद्दे मैं आपके सामने जो बता रहा हूँ, काफी मुद्दों पर जजमेंट दिया है। लो विजन को मेडिकल में एडमिशन दिया है, एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन को मैंडेटरी माना है, शिक्षा में रिजर्वेशन को मैंडेटरी माना है और काफी बोल्ड साहसिक जजमेंट दी है जो आपको काफी प्रेरित करेंगे। इसको आप एज ए टूल यूज कर सकते हो। हमारे देश ने स्किल इंडिया कैंपेन, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रिय प्रोग्राम है, उसमें विकलांगता को जोड़ा गया है। हमारे वहाँ जो लाइवलीहुड मिशन है, जैसे मैंने बताया कि DDU GKY, जो मिशन के तहत भी दिव्यांग जनों को ग्रामीण के दिव्यांग जनों को क्षमता विकास हो, उसके लिए भी प्रावधान किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट कोर्स काफी राज्यों में बन चुकी है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि NEP 2020 ने हमारे जो शिक्षा के जितने प्रावधान थे इस कानून में, उसको स्वीकार किया है, उसको एंडोर्स किया है, उसको आगे बढ़ाया है। यही कारण है कि दोनों कानून और पॉलिसी के बीच में काफी समन्वय है। उसने एक दूसरे के पूरक हैं। जो कानून में नहीं था उसकी डिटेल पॉलिसी में लाई गई है और पॉलिसी बहुत ही साहसिक है। और मैं चाहूंगा कि इस पॉलिसी को आप अवश्य पढ़िए। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पर पूरी पॉलिसी अवेलेबल है, RCA से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी थोड़े 2-4 मुद्दे इंपॉर्टेंट ले लेंगे। हमारे कानून ने समानता का अधिकार दिया है। हर एक दिव्यांग को हर जीवन के हर एक अवसर में समान अवसर देना, हर एक पहलू पर अवसर देना अनिवार्य है। और आप किसी भी सेवा के कार्य में, अवसर के कार्य में विकलांगता के अधिकार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते ये व्यक्ति विकलांग है तो ये नहीं होगा। ये करना कानून के खिलाफ है। कानून ने स्वीकार किया है। फिर से एक अच्छी स्टोरी लेंगे। श्रुति आपके सामने है। यदि आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप गूगल ऐप पर जाइए, गूगल पर जाइए और टाइप कीजिए डेफ ब्लाइंड फिजियोथेरेपिस्ट। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि पूरे विश्व में श्रुति लता सिंह पहली डेफ ब्लाइंड महिला है कि जो क्वालिफाइड डिप्लोमा होल्डर फिजियोथेरेपी असिस्टेंट है। और आज बहुत ही ख्याति नाम संस्था सेंस इंटरेस्ट इंडिया के साथ एडवोकेसी मैनेजर है। बहुत गर्व होता है कि विश्व की पहली डेफ ब्लाइंड महिला अंजन ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन से पास हुई है। उसने एक नया रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया है जिससे हमको सभी को गर्व होता है। और आपके सामने राजेश है, जो पहला ऐसा व्यक्ति है कि गांव में एक हम फाफड़ा बोलते हैं गुजरात में, बहुत ही कठिन स्नैक होता है और पेड़े बनाने का और समोसा बनाने का, तीनों स्नैक जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, ये टोटली डेफ टोटली ब्लाइंड व्यक्ति है जो खुद बनाता है, खुद बेचता है। बहुत गर्व होता है कि आज हमारे देश में ऐसे रोल मॉडल हैं जिनको फॉलो किया जाए। और ये भी रोल मॉडल है आपके सामने, मनसुख भाई आप देख रहे हैं, जो मेंटली इल थे। इसका एक ही गुनाह था कि वो मेंटली इल था और उसको उसके परिवार ने 25 साल तक इस कोठरी में बंद रखा। और केवल 3 महीने की ट्रीटमेंट के बाद मेंटल हॉस्पिटल अहमदाबाद में, अब देखिए 3 महीने के बाद हमारे मनसुख भाई बस में बैठकर वापिस जाते हैं। ये पूरा कानून है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 पूरा कानून है। यदि उसमें अमल में लाए तो ऐसे किसी मनसुख को आप चेन से बांधकर किसी घर में बंद नहीं रख सकते हैं। ये कानून के खिलाफ है। इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आपको जहां भी आप हैं, जो मेंटली जो साइकेट्रिक डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति है, उनको इलाज चाहिए, उनको दवा चाहिए, उनको हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, उनको होम केयर चाहिए, उनको समाज का साथ चाहिए। वो पागल नहीं है, वो अपना सब कार्य कर सकते हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जाए। आपका मनसुख जो 25 साल से कोठरी में बंद था, आज वो खेती करता है, अपना जीवन एक इंडिपेंडेंट निर्वाह करता है। ऐसे हजारों केस है जो नेशनल मेंटल हेल्थ केयर के तहत जिनको कवर किया गया है। और हमारा कानून कहाँ तक जा सकता है, आपके सामने बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है देवांशी।
जो एक बहुत ही रेयर सिंड्रोम, जिसको हम लोग वुल्फ्रैम सिंड्रोम बोलते हैं, जिसकी विकलांगता बहुत ही विचित्र है। वो बैठे बैठे सो जाएगी, उसको नींद आ जाएगी, उसका शरीर झुक जाएगा, वो कब सो जाएगी कब जाएगी किसी को मालूम नहीं है। लेकिन इस बच्ची ने 10वीं कक्षा बोर्ड से पास की। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एग्जाम से पहले उसको फोन करके प्रेरणा दी। यदि देवांशी वुल्फ्रैम सिंड्रोम होने के बावजूद आज वो कनाडा में है, आज इतने सालों तक जीवित रहकर संघर्ष करके शिक्षा प्राप्त कर सकती है, मैं मानता हूँ कि हमारे कानून, हमारी स्कीमें ऐसे सभी देवांशी जैसी बेटियों को आगे ले जा सकती हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारे यहाँ देश में वोटिंग का अधिकार सभी को है, और इस वोटिंग के अधिकार में दिव्यांग जन को भी जोड़ा गया। मुझे गर्व होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसमें बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। ये भी हमारे कानून के तहत हर एक व्यक्ति को वोटिंग करने का अधिकार है, एंड नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड का जो स्लोगन है, उसके तहत वोटिंग, एक्सेसिबल वोटिंग में दिव्यांग को जोड़ा गया है। एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी है और जितने भी पोलिंग बूथ है उनको एक्सेसिबल करने का प्रावधान है। जितना भी मटेरियल है वो ब्रेल हो के लार्ज प्रिंट हो, देने का प्रावधान है। थोड़ी समस्याएं हैं लेकिन शुरुआत हो चुकी है। ये उनका अधिकार है ताकि हर एक व्यक्ति अपना वोट डाल सके। और इस साल तो ट्रांसपोर्ट भी दिया गया था, होम वोटिंग की, वोटिंग फ्रॉम होम की सुविधा भी दी गई थी, और उम्मीद की जाती है आने वाले सालों में शायद ऑनलाइन वोटिंग का प्रावधान भी किया जाएगा। तो जितने हद तक कार्य करने की आवश्यकता है ताकि हर एक दिव्यांग व्यक्ति अपना वोट दे सके, इसके लिए काफी बड़ा पहल की हमारे देश ने। और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि भारत देश एक्सेसिबल वोटिंग में, सुगम्य जो वोटिंग में लगभग सबसे आगे है, और बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है। और जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट पब्लिश होते हैं इलेक्शन साइट के, और मुझे कहते हुए गर्व होता है कि अभी काफी जोर शोर से इलेक्शन इंडिया की वेबसाइट को एक्सेसिबल बनाया जा रहा है और एक वर्ल्ड क्लास एक्सेसिबल साइट बने, इसका प्रसार चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि हर एक व्यक्ति में लीगल कैपेसिटी है, हर एक व्यक्ति में कानूनी क्षमता है, उसको हमको स्वीकार करके चलना पड़ेगा। इसलिए अब हम लोग गार्डियनशिप की बात नहीं करते हैं, हम लोग लिमिटेड गार्डियनशिप की बात करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि हर एक दिव्यांग के लिए, वो भले नेशनल ट्रस्ट की 4 विकलांगता में आता हो, सभी को गार्डियन मिलेगा। गार्डियन का जो कार्य है लिमिटेड रहेगा। व्यक्ति को खुद अपना सब कार्य डिसाइड करने का अधिकार है। उसको जहां पर किसी की आवश्यकता है, ताकि उसको किसी की जरूरत पड़ती है तो मदद ले सकता है। आपको केवल लिमिटेड गार्डियन ही अपॉइंट करना पड़ेगा। गार्डियन को एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है कि सब प्रॉपर्टी बेच सके अथवा सब कार्य कर सके। उसको, उस दिव्यांग जन को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और जैसे बात की राइट टू एजुकेशन, ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी आ गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट में भी आ गया, और इसके लिए हमने फ्री, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को स्वीकार किया है। इसलिए आज हमारे जैसे बात किया गया हमने पहले कि 5% आरक्षण है। और जो दिव्यांग जनों के लिए हायर एजुकेशन में 5 साल का, ये आप ध्यान रखिएगा, हर एक दिव्यांग को कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए 5 साल तक आयु में छूट दी गई है। और ये छूट बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि थोड़ी उम्र ज्यादा होने से भी कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि समग्र शिक्षा, आज 26 लाख दिव्यांगजन समग्र शिक्षा में जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही सराहनीय कार्य है। एक और स्टोरी लेंगे, अमित जैन, जिन्होंने संघर्ष किया था। वो पहले नेतृत्व व्यक्ति थे जिन्होंने चीफ कमिश्नर की मदद लेकर वहाँ केस फाइल करके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की, जो मेरे संस्था के बिल्कुल सामने है, वहां पर प्रवेश प्राप्त किया था। उन्होंने एमबीए किया, नेत्रहीन है, कंप्यूटर की मदद ली, टेक्नोलॉजी की मदद ली। उन्होंने बाद में एन कोलकाता से डॉक्टरेट किया, और बहुत गर्व होता है, आप तालियों से उनको अभिवादन कर सकते हैं कि आज वो स्विट्जरलैंड से पोस्ट डॉक्टरेट कर चुके हैं। आप देखिए कानून किस व्यक्ति को कहां तक लेके जाता है। एक नेतृत्व व्यक्ति जो अपने घर में ये उम्मीद लगा के बैठा कि मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, आज वो विश्व की एक ख्यात नाम यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक्टरेट कर चुका है, और वो इस देश का एक मैनेजमेंट फैकल्टी बनेगा, ये विश्वास किया जा सकता है। और जैसे बात की राइट टू एम्प्लॉयमेंट, उनका अधिकार है। इसमें जॉब आइडेंटिफिकेशन जो कैटेगरी है, भारत सरकार ने कर दी है, राज्य सरकारें कर रही हैं, और हरेश खान एक्सपर्ट कमेटी बनाया गया है। इसको हर 3 साल इस लिस्ट को रिव्यू किया जाएगा और अपग्रेड किया जाएगा। जैसे पहले बताया, हर एक प्रकार की जॉब, आइडेंटिफाइड पोस्ट में 4% आरक्षण है। और फिर से देखिए हमारे रवि अरोड़ा जी, जिसके लिए कानून का सहारा लेना पड़ा, दिल्ली हाईकोर्ट में जाना पड़ा, वो पहले नेत्रहीन
आईएएस ऑफिसर थे, आज दिल्ली में है। गुजरात में काफी कार्य किया, हमें गर्व होता है कि वो भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और काफी सराहनीय कार्य करते हैं। अब इससे हमको क्या सीखने को मिला है? अब लोग अंतिम पड़ाव पर आ रहे हैं कि उन्होंने जो संघर्ष किया था, उससे ये फलित हुआ कि जो 4% रिजर्वेशन है, ये यथार्थ है, ये एक वास्तविकता है। इसको कैसे प्राप्त करना, ये आप आपके नॉलेज पर आधारित होता है। आप एज ए टीचर, एज ए वर्कर उन सभी को मार्गदर्शन दे सकते हैं ताकि हर एक दिव्यांग को इसका लाभ मिले। उसको आप काउंसिल कर सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, उसके अधिकारों में उसमें जुड़ सकते हैं। और अंत में दर्शन हमारे गुजरात के एक होनहार व्यक्ति हैं, टोटली ब्लाइंड है। टोटली ब्लाइंड होने के बावजूद भी उन्होंने सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जाम पास किया। अभी वो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि, वो चेस के अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है। वर्ल्ड में उनकी 3rd रैंकिंग है। और दर्पण चाहते हैं कि वर्ल्ड के ब्लाइंड के नंबर 1 चेस मास्टर बने। ये उन्होंने भी कानून का सहारा लिया है। उन्होंने भी हर एक स्टेज पर, हर एक मुकाम पर इस कानून की सहूलतों का उपयोग किया है। आज गर्व होता है कि दर्पण अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना नाम रोशन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो हाई सपोर्ट नीड है, उनके लिए एक असेसमेंट बोर्ड बनाया गया जिसमें बात की। उस बोर्ड के सर्टिफिकेट के बाद उनको केयर गिवर की सर्विस मिले, इसका प्रावधान किया जा रहा है। इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे हमको क्या सीखने को मिलता है कि जो हाई सपोर्ट नीड है, जैसे आपने राजेश को देखा, यदि उनको समुदाय का सपोर्ट मिले, राजेश जो फावड़ा बनाता है, तो वो अपना सब कुछ कार्य कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जो राइट टू एक्सेसिबिलिटी, सुगम्य भारत अभियान, इसमें 3 बड़े पहलू हैं। इसको हमने केवल जो विकास के कार्य है, प्रमोट, डेवलप, और जो भी यूनिवर्सल डिजाइन प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए बनाए जाते हैं, वो सभी प्रोडक्ट दिव्यांग यूज कर सके, वो पहला प्रावधान है। और जो बिल्ट एनवायरनमेंट है, जो बिल्डिंग्स है, जो भवन है, उसमें दिव्यांग व्यक्ति प्रवेश कर सके, हर जगह जा सके, ये दूसरा प्रावधान है। और तीसरा, जो भी इस प्रावधान के लिए हर एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और चौथा, जो ट्रांसपोर्ट, यदि वो रेलवे है, वो फ्लाइट है, बस है, निजी व्हीकल है, सभी में उनके डिजाइन ऐसे बनाना पड़ेगा कि दिव्यांग सफर कर सके। बहुत गर्व होता है कि आज लगभग सभी एयरपोर्ट एक्सेसिबल है, सभी मेट्रो एक्सेसिबल है, भारत अहमदाबाद की बीआरटीएस एक्सेसिबल है। लेकिन अभी भी रोड ट्रांसपोर्ट को एक्सपेंड करने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ेगा, इसको वायबल बनाना पड़ेगा। लेकिन कानून कहता है कि हर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिव्यांग के लिए एक्सेसिबल होगी, ये करना अनिवार्य है। और इसके लिए जैसे मैंने बताया कि स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, पब्लिश हो चुके हैं। इन स्टैंडर्ड को सभी लोकल अथॉरिटीज को स्वीकार करना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। इसके लिए जितने भी हमारे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, उन सभी को स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको सुगम्य बनाना पड़ेगा। उसमें पार्किंग स्पेस हो, टॉयलेट हो, टिकटिंग हो। बड़ा अच्छा एग्जांपल है आपके सामने हमारे गुजरात की जो बीआरटीएस है, बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। गर्व होता है कि 280 बस स्टैंड है, सभी को एक्सेसिबल बनाया गया है। ये पहली अर्बन बस ट्रांसपोर्ट है देश में जो फुल्ली एक्सेसिबल है और काफी कामयाब है। एक हमारी लेक है, बस कांकरिया लेक। बहुत गर्व होता है कि लेक भी एक्सेसिबल है, दिव्यांग व्यक्ति लेक के किसी भी भाग तक अपने आप से जा सकता है। लेकिन दुख होता है, आपके सामने ऐसे भी भवन है कि जो एक्सेसिबल नहीं है। कितना सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल है, लेकिन एक्सेसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता है, रैंप नहीं है, रैंप नहीं बनाया जा रहा है। आज भी कानून होने के बावजूद ऐसे भवन है कि जो एक्सेसिबल नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन वेबसाइट पर जाकर इसको आप एक्सेस करिए। इसमें काफी जानकारी है, इससे आपको काफी जानकारी मिलेगी। और वॉइस ऑफ एसएपी जो व्हाट्सएप ऐप है, उसमें भारत देश में कौन सी बिल्डिंग एक्सेसिबल है, कौन सी एक्सेसिबल नहीं है, उसके फोटोग्राफ है। और आप इसका मेंबर बन के इसको डाउनलोड करके आप भी सब फोटो को अपलोड कर सकते हो, पूरे देश के लिए व्यू के लिए रख सकते हो। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे देश में जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसके लिए आरसीआई के जो प्रोग्राम है, उसके बावजूद सरकार को एक हर एक प्रकार की जो सेवा देते हैं, वो लेजिस्लेटर हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, पुलिस ऑफिसर हो, जजेस हो, लॉयर्स हो,
यूनिवर्सिटी के टीचर हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, पैरामेडिकल पर्सन, सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो, ग्रामीण विकास ऑफिसर हो, आशा आंगनबाड़ी वर्कर हो, इंजीनियर्स हो, आर्किटेक्ट हो, उन सभी को दिव्यांगता के बारे में तालीम देना अनिवार्य है। काफी मॉड्यूल डेवलप हो चुके हैं, इनको अमल में लाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि स्पेशल कोर्ट है, वहाँ पर जो अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं, जहाँ अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आप कोर्ट में जा सकते हैं। हर एक दिव्यांग को प्रेरित कर सकते हैं ताकि वो कोर्ट में जाए, अपने अधिकारों के रक्षण की मांग कर सके। और कोई भी और उनको उस कोर्ट में एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाएगा जो दिव्यांगता को समझेगा, जिसको 7 साल का एक्सपीरियंस होगा, ताकि उसको मदद कर सके। और सबसे बड़ी बात, ये कानून केवल कहने के लिए नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कानून को अमल में नहीं लाता है अथवा किसी इसके हिस्से को अमल में लाने में फेल हो जाता है, नाकाम होता है, तो उसको 10,000 रुपए का फाइन हो सकता है। उसके बावजूद भी वो नहीं करता है, कोई भी अधिकारी हो, व्यक्ति हो, उसको 50,000 से लेकर 5 लाख का फाइन हो सकता है। ये प्रावधान है। और वो ऐसा व्यक्ति कि जो किसी दिव्यांग व्यक्ति को पुनिश करता है अथवा उसको बांध के रखता है अथवा उसको टॉर्चर करता है, उसको जलील करता है, उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार करता है, तो उसको भी 2 साल की सजा हो सकती है। और कोई व्यक्ति विकलांगता के नाम पर बेनिफिट लेना चाहता है, लाभ लेना चाहता है, तो इसके दुरुपयोग करना चाहे, उसको भी सजा हो सकती है। और ये पनिशमेंट 6 महीने से लेकर 5 साल तक की होती है। और सबसे बड़ी बात, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को डिसऑनर करता है, उसकी किसी की मॉडेस्टी, खासकर विमेन विद डिसेबिलिटी को आउटरीच करता है, उसका दुरुपयोग करता है, तो उसको भी सजा देने का प्रावधान है। और कोई व्यक्ति किसी भी दिव्यांग की कस्टडी में है, उसको उसके साथ रखा हुआ है, वो जानबूझकर उसका खाना बंद कर देता है, उसकी दवाई बंद कर देता है और उसको मौत की कगार पर लाके खड़ा कर देता है, तो उसको सजा हो सकती है, इसका प्रावधान है। और कोई ऐसी जो दिव्यांग व्यक्ति है तो महिला है, उसकी पोजीशन को एक्सप्लॉइट करता है, तो उसको किसी गलत कार्य के लिए उपयोग करता है, भिक्षा के लिए उपयोग करता है अथवा किसी और कार्य उपयोग करता है, उसको सजा हो सकती है। और कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर उसके हाथ पांव काट देता है अथवा उसको इंजरी देता है अथवा उसके जो कोई भी लिम्ब है अथवा उसके जो सेंसेस है उनके साथ छेड़छाड़ करता है दुरुपयोग करने के लिए, उसको भी सजा हो सकती है। काफी बोल्ड सजा है। और कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने बताया, किसी महिला की जो गर्भवती है, विकलांग है, उसको किसी तरह से उसके गर्भ को गिरा देता है अथवा उसके गर्भ में गिराने में कोई रोल प्ले करता है, उसकी जानकारी के बिना, उसकी कंसेंट के बिना अथवा मेडिकल एडवाइस के बिना, तो उसको 5 साल की कैद की सजा हो सकती है। इसका प्रावधान दिया गया है। और अभी बहुत ही अच्छी जजमेंट आई है जो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े अक्सर में हाईलाइट है कि जो हर एक स्कूल में 2 स्पेशल एजुकेटर को रखा जाएगा। ये जजमेंट बहुत ही बोल्ड है। इसको लेकर काफी राज्यों में इसमें अपॉइंटमेंट शुरू हो गया है। और जितने स्पेशल स्कूल हैं उसको भी कवर किया गया, वहां पर भी स्पेशल टीचर को रखना जरूरी है। और इसमें स्पेशल और इंक्लूसिव दोनों स्कूल को लिया गया है और स्टेट सब्जेक्ट है। और इसमें खास में अंत में मैं ब्रेकिंग न्यूज देना चाहूंगा कि कई बार असंभव भी हो जाता है। हम लोग संघर्ष कर रहे थे कि हमारे एक लो विजन व्यक्ति को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिले, जो कठिन होता है। लेकिन थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट, इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद इस व्यक्ति को देश में पहली बार एडमिशन मिला। आज वो 4th ईयर एमबीबीएस कोर्स में पहुंच चुका है। यदि एक नेत्र व्यक्ति मेडिकल कॉलेज में जा सकता है अथवा और विकलांग का हर एक कोर्स कर सकते हैं, तो आप यदि उनको मार्गदर्शन देंगे, आगे बढ़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को शुभकामना देता हूँ। और मुझे गर्व है कि आपने मेरी बातों को सुना। और यदि आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप आपकी संस्था के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं और हम लोग अवश्य कोशिश करेंगे। और अंत में बताना चाहूंगा, एक ब्रेकिंग बैरियर्स यूट्यूब चैनल है, ब्रेकिंग बैरियर्स। उस चैनल पर जाकर आप पूरे कानून को हिंदी में 50 एपिसोड में सुन सकते हैं। उसके बाद आपके क्वेश्चन हो तो आप ब्रेकिंग बैरियर पर रेज भी कर सकते हैं, जिसको हमारी एक्सपर्ट की टीम उस सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए आतुर रहती है। इन शब्दों के साथ मेरी आप सभी को शुभकामना। नमस्ते।